नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेट यू में। जिन साथियों की ड्यूटियां आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पीठासीन अधिकारी व प्रथम मतदान अधिकारी के रूप में लग चुकी है, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। प्रथम मतदान अधिकारियों के लिए हम बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि पीठासीन अधिकारी को यदि किन्हीं कारणों से उनकी स्वास्थ्य में गिरावट आ जाए तो पूरे दायित्वों का निर्वहन प्रथम मतदान अधिकारी को करना पड़ता है। इसीलिए हम बार बार वीडियोस में बोलते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी के दायित्व हैं उनको प्रथम मतदान अधिकारी को भी भली भांति प्रकार से सीखना चाहिए। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीठासीन अधिकारी की डायरी को किस प्रकार से भरा जाता है। तो कृपया वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं कि पीठासीन अधिकारी की डायरी को किस प्रकार से भरा जाता है। तो साथियों, ये स्क्रीन में आप देख रहे होंगे परिशिष्ट 14 त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन पीठासीन अधिकारी की डायरी। तो इसको भरने का तरीका किस प्रकार से होता है, कृपया ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर 14 पॉइंट इस पीठासीन अधिकारी की डायरी में रखे गए हैं। इनको पॉइंट वाइज हमें भरना होगा और बड़ी सावधानी से भरना होगा। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, खंड विकास क्षेत्र का नाम। जिस भी ब्लॉक में आपकी ड्यूटी लग रखी होगी उसका यहाँ पर आपको नाम मेंशन कर देना है। तो ये निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में भी मेंशन होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसका नाम अंकित कर देंगे। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर ABC किया है, आप अपने हिसाब से इसमें नाम अंकित कर सकते हैं। मतदान का दिनांक, जिस भी दिनांक के मतदान के दिन आपकी ड्यूटी लगी है उस तारीख को आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मतदान स्थल की संख्या व नाम, ये निर्वाचक नामावली की जो चिन्हित प्रति है उसमें ये मेंशन होगा। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर मान लिया है कि 435 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल XYZ। आप कुछ और भी लिख सकते हैं जो आपके निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मेंशन होगा। मतदान स्थल किस प्रकार के भवन में स्थित है, तो ये सामान्यतः सरकारी या अर्ध सरकारी इन दोनों भवनों में ही स्थित होता है। तो जो आपकी कंडीशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, उसमें टिक लगा देंगे। मान लीजिए सरकारी भवन में स्थित है तो यहाँ पर आप इसको केवल टिक भी लगा सकते हैं, यहाँ पर सरकारी भी लिख सकते हैं, इधर सरकारी लिख सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आता है पॉइंट नंबर 5 में, जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अंतर्गत नियुक्त मतदान अधिकारी। जो आपको ऑर्डर्स मिले होंगे वो अनुपस्थित हो जाएं तो उनकी जगह यदि किसी और मतदान अधिकारी को आपके द्वारा नियुक्त किया जाता है पीठासीन अधिकारी के द्वारा, तो जैसे प्रथम मतदान अधिकारी अनुपस्थित हो गए या द्वितीय मतदान अधिकारी विषम परिस्थितियों में अनुपस्थित हो गए, तो उस कंडीशन में उनका नाम पता लिखना होगा कि जिनको नियुक्त किया गया है, और कारण लिखना होगा कि किस कारण से इनकी नियुक्ति की जा रही है। लेकिन ये परिस्थितियां आती नहीं है तो इसको आप यहाँ पर नील लिख सकते हैं और कारण भी बताने की आपको तब आवश्यकता नहीं होगी, वैसे परिस्थितियां आएगी भी नहीं। उपयोग में लाई गई मतपेटियों की संख्या तथा प्रकार और नंबर। तो इसमें आपको दो प्रकार की मतपेटियां दी जा रही हैं, दो मतपेटियां दी जा रही है। एक मतपेटी में वार्ड मेंबर्स और ग्राम प्रधान के लिए वोटिंग होगी और दूसरी मतपेटी में क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के लिए वोट कास्ट किए जाएंगे। तो ये दो प्रकार की आपको पेटियां मिलेगी जिनके सीरियल नंबर्स आपको मेंशन कर देने हैं। अब ये सेम साइज की भी हो सकती हैं, बड़ी छोटी भी हो सकती हैं, तो उनको आपको यहाँ पर मेंशन करके, जैसे मान लिया कि जिसका सीरियल नंबर ये एग्जाम्पल के लिए GHJ 4568 है, वो मान लिया कि वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान के लिए है, तो यहाँ पर आप उसके आगे लिख भी सकते हैं वार्ड मेंबर एवं ग्राम प्रधान हेतु। और दूसरी वाली क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा जिला पंचायत सदस्य के लिए, तो आप यहाँ पर क्षेत्र जिला पंचायत सदस्य हेतु उसके नाम के आगे लिख सकते हैं और यहाँ पर उसका जो सीरियल नंबर है वो आपको मेंशन कर देना है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है, मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं एवं मतदान करने वाले मतदाताओं का विवरण। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यानपूर्वक भरेंगे क्योंकि इसमें वोटिंग परसेंटेज भी निकाली जाती है, पुरुषों की अलग, महिलाओं की अलग, और टोटल वोटिंग परसेंटेज भी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी आपको। तो वो किस प्रकार से निकालनी है पहले देख लेते हैं। यहाँ पर पहले कॉलम में दे रखा है मतदाता, पुरुष मतदाता, महिला मतदाता, उनका योग कितना है। निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में मेंशन होगा, आप उसमें से देखें। मान लिया कि जिस पोलिंग बूथ में आप नियुक्त हुए हैं उसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 220 है और महिला मतदाताओं की संख्या 180 है। तो ये दोनों का योग जो है टोटल करके 400 यहाँ पर
आ जाता है कि 400 वोटर उस पोलिंग बूथ में उपस्थित हैं। अब यहाँ पर मतदाता जिन्होंने मतदान किया, अब पोलिंग बूथ में तो ये मतदाता हैं, लेकिन ये वहाँ पर वोट कास्ट करने कितने आते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो मतदाता जिन्होंने मतदान किया, मान लिया कि 220 पुरुष थे मतदाता सूची में और 160 पुरुषों ने वोट कास्ट किया, 160 पुरुष ही आए और उन्होंने वोट कर दिया। ऐसे ही महिलाओं में 180 महिलाएं टोटल मतदाता हैं निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में, लेकिन जो उपस्थित हुए पोलिंग बूथ में वोट कास्ट करने के लिए वो 150 महिलाएं उपस्थित हुई और इनका टोटल कर देंगे तो 310 वोटर्स पोलिंग बूथ में आए जिन्होंने अपने वोट का प्रयोग किया, मताधिकार का प्रयोग किया। तो पुरुषों का वोटिंग परसेंटेज निकालने के लिए जितने पुरुषों ने वोट किया उसकी संख्या में 100 की मल्टीप्लाई कर देनी है आपको, और पुरुषों की जो टोटल संख्या है मतदाताओं की उससे उसको डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 160 पुरुषों ने वोट कास्ट किया है तो 160 इंटू 100 कर देना है आपको, 100 से इसको गुणा कर देना है या मल्टीप्लाई कर देना है, और 220 जो टोटल पुरुषों की संख्या है मतदाताओं की उससे आपको भाग दे देना है या डिवाइड कर देना है। तो 160 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 220 करेंगे तो 72.73% पुरुषों का मतदान प्रतिशत निकल के यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार महिलाओं का मतदान प्रतिशत निकालने के लिए जितनी महिलाओं ने मतदान किया 150 में 100 की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड कर देंगे टोटल महिला मतदाताओं की संख्या से, यानी कि 180 से। तो ये 83.33% यहाँ पर इनका वोटिंग परसेंटेज आ जाता है महिलाओं का। और इसी प्रकार टोटल मतदाता हैं 400, जिसमें से 310 मतदाताओं ने वोट दिया, तो 310 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400 करेंगे तो इनका जो वोटिंग परसेंटेज निकलेगा वो 77.50 निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप मतदान प्रतिशत को निकालेंगे, पुरुषों का भी महिलाओं का भी, और टोटल मतदान प्रतिशत कितना रहा। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में आ जाते हैं हम। मतदान के दौरान अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी, अस्थायी निर्माण पर उपस्थिति। जो आपका पोलिंग बूथ है उसमें जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं हो सकता है वही अपना एज ए एजेंट वहीं पे बैठ जाएं, या फिर हो सकता है उनके द्वारा कोई निर्वाचक अभिकर्ता नियुक्त किया गया हो, या फिर मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट नियुक्त किया गया हो। तो उनकी उपस्थिति बतानी है कि कितने अभ्यर्थियों के कितने या तो निर्वाचक अभिकर्ता उपस्थित रहे, या फिर मतदान अभिकर्ता, या फिर वो स्वयं उपस्थित रहे। अब यहाँ पर पहला कॉलम में देख लेते हैं, सदस्य जो वार्ड मेंबर है मतदान स्थल के अंतर्गत सभी वार्डों के लिए मिलाकर, ये केवल स्पेसिफिक एक वार्ड नहीं हो सकता है, किसी ग्राम पंचायत में 3 वार्ड हो या 4 वार्ड हो, तो मान लिया कि प्रत्येक वार्ड से 2 कैंडिडेट खड़े हो गए वार्ड मेंबर के लिए, तो 4 वार्ड में 8 कैंडिडेट हो गए, तो ये कुल संख्या इनकी 8 हो गई। इसी प्रकार प्रधान पद के लिए मान लिया कि 3 कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 4 कैंडिडेट है तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, और जिला पंचायत सदस्य के लिए 5 कैंडिडेट हैं तो हमने यहाँ पर 5 मेंशन कर दिया। अब पोलिंग बूथ के अंदर उपस्थित अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं की संख्या। अब अभ्यर्थी उनके निर्वाचन अभिकर्ता, या तो अभ्यर्थी स्वयं हो सकता है या फिर उनके निर्वाचक अभिकर्ता हो सकते हैं। तो 8 में से मान लिया कि 5 निर्वाचक अभिकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। इन 8 कैंडिडेटों के 5, या फिर ये स्वयं भी इसको मिला के 5 में जो इंक्लूड है वो हो सकता है कोई कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहा है वार्ड मेंबर का वो भी उपस्थित हो, तो 5 है। और जो इनके पोलिंग एजेंट है वो 3 अलग अलग हैं। 8 में से जितने भी ये 5 यहाँ पर आ गए हैं, 3 यहाँ पर है, मान लिया ये है। इसी प्रकार प्रधान पद के लिए 3 कैंडिडेट जो लड़ रहे हैं, चुनाव दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से एक का मतदान अभिकर्ता उपस्थित है और 2 के पोलिंग एजेंट उपस्थित है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप। ऐसे ही क्षेत्र अगर नहीं है तो आप इसको नील भी लिख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं है कि टोटल 3 ही आना चाहिए। हो सकता है किसी ने अपने मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट को बनाया ही नहीं और नियुक्त किया ही ना हो, ये भी एक कंडीशन आ सकती है। तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए क्षेत्र पंचायत सदस्य के कैंडिडेट 4 हैं, तो उनमें से एक यहाँ पर उपस्थित है निर्वाचक अभिकर्ता या स्वयं अभ्यर्थी कैंडिडेट, और 2 यहाँ पर है मतदान अभिकर्ता, इनको मिला के 3 होता है, जबकि ये 4 हैं। तो हो सकता है कि किसी ने निर्वाचन अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट अपना नियुक्त किया ही नहीं और स्वयं ही पोलिंग बूथ पे आ गया हो। जिला पंचायत सदस्य के 5 कैंडिडेट हैं, जिनमें से कोई भी निर्वाचक अभिकर्ता इनमें से किसी के भी नहीं आए, और 5 के 5 इनके पोलिंग एजेंट यहाँ पर उपस्थित हैं पोलिंग बूथ में। तो इस प्रकार से आप अपनी कंडीशन के हिसाब से इसको मेंशन कीजिएगा कि आपके पोलिंग बूथ में क्या कंडीशन है, इस प्रकार की। पॉइंट नंबर 9 में आते हैं, अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्हें मतदान में सहायता दी गई।
तो यदि अंधेपन या शारीरिक विकलांगता के कारण वो अपने वोट कास्ट को करने में परेशानी महसूस करते हैं, तो यदि उनकी सहायता किसी के द्वारा की गई है तो उनके यहाँ पर संख्या लिख देंगे। तो एक मतदाता के लिए एक ही जो हेल्पर है वो अलाउड होता है। तो 5 अगर ऐसे केस हैं तो 5 मान लिया हमने यहाँ पर उनकी हेल्पर उपस्थित हुए अलग अलग। तो अगर नहीं हुए उपस्थित तो यहाँ पर आप 0 भी लिख सकते हैं। लेकिन मान लिया कि जिस पोलिंग बूथ में आपकी नियुक्ति हुई है उसमें 5 ऐसे केस आए जो अंधेपन अथवा शारीरिक असमर्थता से ग्रस्त थे और उनके लिए हेल्पर की जरूरत पड़ गई। यहाँ पर देखेंगे चैलेंज मतों की संख्या और जब्त की गई धनराशि। अब चैलेंज मत का प्रावधान कब होता है इसके बारे में आपको ट्रेनिंग्स में बताया गया, फिर भी आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि यदि किसी का नाम प्रथम मतदान अधिकारी के द्वारा जोर से पुकारा जाता है वोटर का और संबंधित जो पोलिंग एजेंट बैठे हैं सामने वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि ये अमुक व्यक्ति नहीं है, तो उस कंडीशन में चैलेंज मत का प्रावधान किया जाता है। 5 रुपये का शुल्क लिया जाता है जो आपत्ति कर रहे हैं। यदि उनका दावा सही पाया जाता है तो वो शुल्क उनको वापस कर दिया जाता है। यदि दावा गलत पाया जाता है और जो वोटर एक्चुअल में आया है, जो जिसके लिए दावा किया जा रहा था कि ये वोटर नहीं है लेकिन वो वास्तव में ही वही वोटर निकलता है, तो 5 रुपये की राशि जब्त कर दी जाएगी और उसको यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा और संख्या कितने ऐसे उसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। निविदत या टेंडर मतों की कुल संख्या। अब निविदत मतपत्र के बारे में भी आपको बताया गया है कि यदि किसी वोटर का वोट पहले से ही कोई और करके चला गया हो और वो दावा कर रहा है कि मैंने तो वोट किया ही नहीं, जबकि निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति में आपने उसको मेंशन भी कर दिया है, तो उस कंडीशन में पहले उससे पूछताछ होगी। और यदि पीठासीन अधिकारी को लगता है कि इसको वोट कास्ट कराया जाना चाहिए तो टेंडर वोट का प्रावधान किया जाता है, और लेकिन उसको मतपेटी में नहीं डाला जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो मान लिया कि ऐसे टेंडर मतों की संख्या 2 है तो हमने यहाँ पर 2 मेंशन कर दिया। यदि आपके पोलिंग बूथ में ऐसी कोई कंडीशन नहीं आती है तो आप इसको 0 लिख सकते हैं। यदि मतदान स्थगित करना पड़ा हो तो ऐसे मतदान की अवधि, तो ये सामान्यतः नौबत नहीं आएगी, तो इसको भी आप नील कर दें। जब आखिरी मतदाता ने अपना मत डाला तब का सही समय, तो ये समय आपको मेंशन करना होगा अपने अकॉर्डिंग कि 8 बजे से 5 बजे जो फिलहाल अभी समय रखा गया है वोटिंग का, तो हो सकता है कोई पोलिंग बूथ ऐसे हों जहां पर 5 बजे के बाद भी जो पोलिंग बूथ का गेट है उसके अंदर लाइन लगी हो, तो ये समय अलग अलग हो सकते हैं। मान लिया कि जिस पोलिंग बूथ में आपका ड्यूटी लगी हो उसमें 4:45 में अंतिम वोट डाला गया अंतिम वोटर के द्वारा। अन्य महत्वपूर्ण घटना यदि कोई घटी हो तो उसका उल्लेख आप यहाँ कर सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि ये शांतिपूर्वक ढंग से ही आपका पोलिंग बूथ में चुनाव संपादित हो, तो इस प्रकार की कोई घटना ना हो तो आप इसको नील लिख सकते हैं। और नीचे आप पीठासीन अधिकारी के सिग्नेचर कर सकते हैं और पीठासीन अधिकारी की मोहर लगा सकते हैं। यहाँ पर दिनांक और स्थान आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप पीठासीन अधिकारी की डायरी को ध्यानपूर्वक भरेंगे। और ये वीडियो यदि आपके लिए लाभकारी साबित हो रहा हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिएगा तथा शिक्षा विभाग से संबंधित हमारे इस महत्वपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा। मिलते हैं आपसे शीघ्र एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए हमें इजाजत।